हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 4। आज जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्हाट इज फार्म बिल 2020, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द थ्री फार्म बिल्स सेंटर इंट्रोड्यूस्ड। तो आज हम फार्म बिल 2020 जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें जो तीन फार्म बिल सेंटर ने इंट्रोड्यूस करे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। बिफोर आई बिगिन, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट द एडिटोरियल पेज। जब हम एडिटोरियल पेज को पढ़ते हैं तो एज अ स्टूडेंट आपने क्या बातें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज, एक ऐसा आर्टिकल आपको दिखेगा जो नेशनल इशू के फेवर में बात करेगा। फिर एक ऐसा आर्टिकल आपको दिखेगा जो नेशनल इशू को अपोज कर रहा होगा। कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे देश में बीच में शाहीन बाग का किस्सा चल रहा था, तो कभी कोई राइटर उसके फेवर में लिख रहा है, कभी कोई राइटर उसके विरोध में लिख रहा है। तो दोनों तरीके के आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी जो आर्टिकल होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल। ये न्यूट्रल होता है, ये सिर्फ मुद्दे के बारे में जानकारी देता है। तो आज फॉर्चुनेटली एक ऐसा ही आर्टिकल मेरे हाथ लगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 सितंबर को एडिटोरियल पेज पे छपा हुआ था। इसका नाम और टाइटल आपके सामने है। इसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा आपसे, तो आप डायरेक्टली इसको वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको डायरेक्टली वहां जाकर पढ़िएगा तो और आपको और अच्छा बढ़िया लगेगा। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल क्या होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है, न्यूट्रल होता है, किसी एक तरफ झुकाव नहीं होता, ना ना फॉर ना अगेंस्ट। ये दोनों बातें करता है, पॉजिटिव भी गिनवाता है और नेगेटिव भी गिनवाता है। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशंस में, डिबेट्स में बहुत काम आने वाली चीज है। तो शुरू करते हैं। अमिड्स प्रोटेस्ट। अमिड्स वर्ड हमने अपने पिछले आर्टिकल में करा था, इन द मिडल ऑफ। तो किसके मिडिल में? प्रोटेस्ट के मिडिल में। प्रोटेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी है, नाउन भी है। विरोध करने को भी प्रोटेस्ट बोलते हैं और विरोध को भी प्रोटेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो नाउन है। तो किसके मध्य में? विरोधों के बीच में। और ये विरोध कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम ऑपोजिशन। ऑपोजिशन से जो विरोध आ रहा है, और ऑपोजिशन के भी स्टूडेंट्स दो मतलब होते हैं। ऑपोजिशन देश में विपक्ष को भी बोलते हैं, यानी जो रूलिंग पार्टी, पार्टी इन पावर का विरोध करे वो भी विपक्ष है। और ऑपोजिशन वो सिचुएशन भी है जो आपके विरुद्ध है, जो हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है। ऐसी सिचुएशन को भी हम ऑपोजिशन बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन है हॉस्टाइल और कॉन्ट्ररी एक्शन और कंडीशन। ऐसी कंडीशन, ऐसा एक्शन जो हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है। या एक अ पॉलिटिकल पार्टी अपोजिंग द पार्टी इन पावर, या एक ऐसा राजनीतिक दल जो पावर में जो पार्टी है जो उसका विरोध करे, उसको हम ऑपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, अब यहाँ पर कैसे पैराग्राफ शुरू होता है? अमिड्स प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्ट के दौरान, फ्रॉम ऑपोजिशन जो कहाँ से हो रहा है? ऑपोजिशन यानी विपक्ष की तरफ से हो रहा है। एंड अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, और किसानों के एक सेक्शन की तरफ से भी हो रहा है, किसानों के एक वर्ग की तरफ से भी हो रहा है। उस प्रोटेस्ट के मध्य में द मॉनसून सेशन ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा का जो मॉनसून सेशन हुआ, मॉनसून सत्र हुआ, उसने पास किया, पास्ट की बात हो गई, हो गया, पास किया क्या? थ्री एग्रीकल्चर सेक्टर बिल। उन्होंने पास किए तीन एग्रीकल्चर सेक्टर के बिल, विच विल रिप्लेस, जो रिप्लेस करेंगे, जो जगह लेंगे। विल रिप्लेस, जगह लेंगे, फ्यूचर टेंस, किसके? द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंसेस, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्डिनेंस, वंस दे आर पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो। तो जब ये बिल जो है राज्यसभा के द्वारा भी पारित कर दिए जाएंगे, राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिए जाएंगे, तो ये जो है ऑर्डिनेंस की जगह ले लेंगे जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंसेस हैं। ऑन थर्सडे, गुरुवार को एसएडी लीडर, अब एसएडी पॉलिटिकल पार्टी है, एसएडी लीडर हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड। तो गुरुवार को एसएडी की जो एक लीडर है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। पास्ट, सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म। फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिजाइन का पेयर फॉर्म प्रेपोजिशन से बनता है, जहां से भी आप रिजिग्नेशन देते हैं, ये रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, इस तरीके से। तो उन्होंने कहां से रिजाइन किया? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिजाइन किया। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्टिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, प्रोटेस्ट करते हुए किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द बिल्स विच शी सेड आर एंटी फार्मर, उन्हीं बिल्स के विरुद्ध जिनको शी सेड, जिनको उन्होंने कहा कि वो क्या है? वो एंटी फार्मर है, किसान विरोधी है। एंड विल डिस्ट्रॉय, और जो नष्ट कर देंगे, द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पंजाब, पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्टर को जो नष्ट कर देंगे। तो ऐसा हरसिमरत कौर बादल को लगा और उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। हियर इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द थ्री बिल्स, और यहाँ पर प्रस्तुत है वो सारी बातें जो आपको इन तीनों बिल के बारे में पता होनी चाहिए। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोटेस्ट एक ऐसा वर्ब है जिसकी पेयरिंग तो है अगेंस्ट के साथ भी होती है, और प्रोटेस्ट एक ऐसा वर्ब है जिसकी पेयरिंग फ्रॉम के साथ भी होती है। जहां से विरोध आ रहा है, प्रोटेस्ट फ्रॉम,
जिसका आप विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीपल। या जैसे मैं सेंटेंस अगर बनाऊं, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू बिल, तो फार्मर्स नए बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स, किसान जो सरकार है वो कहाँ से विरोध झेल रही है, फार्मर्स से विरोध झेल रही है। तो प्रोटेस्ट फ्रॉम भी होता है और प्रोटेस्ट अगेंस्ट भी होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आगे जो है हमको फैक्चुअल डेटा मिलने वाला है कि ये तीनों बिल एक्चुअली हमें कहते क्या है, क्या इनके जो पॉजिटिव्स हैं और क्या इनके नेगेटिव्स हैं। तो पहला बिल है बिल ऑन एग्री मार्केट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये बिल का नाम है, इसे घबराना नहीं है। प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब कि ये बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रावधान है इसके। पहला प्रावधान है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, क्रिएट करना, इन्फिनेटिव है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिएट करना एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब तंत्र, सिस्टम, वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, जहां पर कि फार्मर्स और ट्रेडर्स इंजॉय करें, क्या इंजॉय करें, फ्रीडम, आज़ादी, किस चीज़ की, टू सेल, बेचने की, एंड परचेज, और खरीदने की, क्या, फार्म प्रोड्यूस, प्रोनाउंसिएशन मैंने प्रोड्यूस नहीं बोला, मैंने बोला प्रोड्यूस, देयर इज अ डिफरेंस। प्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब और नाउन दोनों होता है, किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए भी प्रोड्यूस यूज होता है और उत्पादित चीज़ के लिए भी प्रोड्यूस यूज होता है। तो जब मैं उत्पादन करने की बात करूंगा, मैं वर्ब यूज करूंगा, बोलूंगा प्रोड्यूस, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स। उत्पादित चीज की बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा अपने टोन में चेंज आऊंगा, बोलूंगा प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो हमारे किसानों को आज़ादी मिल रही है, जो हमारा प्रावधान है, जो ये पहला बिल दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जहाँ पर फार्मर्स और ट्रेडर्स इंजॉय करे आज़ादी बेचने की और खरीदने की, क्या, फार्म प्रोड्यूस, फार्म में उत्पादित चीजें, आउटसाइड रजिस्टर्ड मंडीज, और कहाँ पर बेचने की आज़ादी मिले उन्हें, रजिस्टर्ड मंडीज के बाहर, अंडर द स्टेट एपीएमसीज। तो अभी तक किसान कहाँ पर बेच पाता था अपना प्रोड्यूस, सिर्फ जो रजिस्टर्ड मंडी होती थी एपीएमसी के तहत, स्टेट की जो एपीएमसी होती थी उसके तहत वहीं बेच सकते थे। लेकिन इस बिल के बाद किसान जो है रजिस्टर्ड मंडी के बाहर भी अपना प्रोड्यूस बेच सकेगा। दूसरा प्रावधान है टू प्रोमोट बैरियर फ्री, बैरियर फ्री, बैरियर हो गया बाधा, फ्री हो गया मुक्त, तो प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, बढ़ावा देना, किसको बढ़ावा देना, बैरियर मुक्त इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। इंटर स्टेट हो गया अलग अलग राज्यों के बीच, और इंट्रा स्टेट हो गया एक ही राज्य के बीच, उसी राज्य के बीच। तो इस बिल का दूसरा प्रावधान ये है बढ़ावा देना बाधा मुक्त ट्रेड, ट्रेड हो गया हमारा व्यापार, और वो व्यापार कहाँ पर, इंटर स्टेट अलग अलग राज्यों के बीच, इंट्रा स्टेट उसी राज्य के बीच, फार्मर्स प्रोड्यूस का, प्रोड्यूस अभी मैंने बताया था, फार्मर्स द्वारा उत्पादित चीज का जो है उसके प्रोड्यूस के उत्पादित चीजों के ट्रेड को बढ़ावा देना। तीसरा प्रावधान है टू रिड्यूस मार्केटिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, कम करना, किसको, मार्केटिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की लागत को। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उत्पादित चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मार्केटिंग मतलब उसको मार्केट तक पहुंचाना, किसके माध्यम से, एडवर्टाइजिंग करके, इस तरीके से कि वो सेल के लायक बने, तो इसकी लागत को कम करना। एंड हेल्प फार्मर्स, और फार्मर्स की मदद करना इन गेटिंग, पाने में, बेटर प्राइसेस, जिससे फार्मर्स को बेहतर दाम मिले अपनी उत्पादित चीजों का, अपनी प्रोड्यूस का। अगला प्रावधान है इस बिल का टू प्रोवाइड अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क, उपलब्ध कराना एक फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क, फैसिलिटेटेड कोई भी चीज़ है इट इज़ हेल्पफुल, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हेल्पफुल हो। फ्रेमवर्क का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, तंत्र, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम उपलब्ध कराना जो फार्मर्स के लिए जो है हेल्पफुल हो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, आजकल ज़माना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का है, तो फार्मर्स को एक ऐसा सिस्टम उपलब्ध कराना जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से जो है उनकी मदद करे। अब बात हम करेंगे इस बिल का विरोध, ऑपोजिशन, कि जो हमारा विपक्ष है वो क्या कहता है इस बिल के बारे में। वो कहते हैं पहला, स्टेट्स विल लूज रेवेन्यू, राज्य जो है अपनी रेवेन्यू, रेवेन्यू जो आय जो है वो खो देंगे, एज दे वोंट बी एबल टू, एज यहाँ पर क्योंकि, बिकॉज, सिंस, क्योंकि दे वोंट बी एबल टू कलेक्ट, क्योंकि वो सक्षम नहीं रहेंगे, एबल वर्ड आएगा ना, सक्षम नहीं रहेंगे क्या करने के लिए, कलेक्ट करने में, क्या, अपनी मंडी फीस। तो अभी तक तो क्या होता है किसान मंडी में ही बेच सकता है, तो जो भी वो बेचता है उसमें मंडी फीस देता है वो जो है राज्य को। अब क्या होगा जब हम इस बिल के बाद वो अपनी जो है प्रोड्यूस को मंडी के बाहर बेच सकता होगा, तो मंडी फीस नहीं मिलेगी राज्यों को, तो ये विपक्ष बोल रहा है कि तो मंडी फीस जो है राज्यों की खत्म हो जाएगी। इफ फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस, अगर फार्मर बेचते हैं अपने उत्पादित चीजों को आउटसाइड रजिस्टर्ड एपीएमसी मार्केट, रजिस्टर्ड एपीएमसी मार्केट्स के बाहर। दूसरा विरोध क्या है,
व्हाट हैपन्स टू कमीशन एजेंट, दूसरा विरोध कहता है भाई कमीशन एजेंट्स का क्या होगा इन स्टेट्स, राज्यों में, इफ एंटायर फार्म ट्रेड, अगर जो पूर्ण हमारा फार्म ट्रेड मूव्स आउट ऑफ मंडीज, अगर सारा जो ट्रेड है मंडी से बाहर चला जाएगा तो कमीशन एजेंट्स का क्या होगा। अभी अगर आपने कभी मंडी गए हो तो वहां पर बहुत सारे कमीशन एजेंट होते हैं, उनका क्या होगा, ये हमारा विपक्ष पूछ रहा है। तीसरा विरोध क्या है, वो कहते हैं इट मे यानी शायद, शायद ऐसा हो कि इवेंचुअली एंड द एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, विपक्ष को ये डर है कि शायद ये बिल इवेंचुअली मतलब फाइनली अंततः आने वाले समय में खत्म कर देगा, क्या खत्म कर देगा, एमएसपी बेस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। पहले एमएसपी समझा देता हूँ। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एज अ कॉन्सेप्ट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन। तो ये जो है मार्केट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना, अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वेयर इन, जहां पर द गवर्नमेंट बाइज द क्रॉप, जहां पर सरकार खरीदती है क्रॉप यानी फसल, प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, डायरेक्टली फार्मर से, व्हेन देयर इज नो डिमांड फ्रॉम अदर बायर, जब मार्केट में और डिमांड नहीं है दूसरे बायर से इन द मार्केट। रैशनल, रैशनल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रैशनल इज लॉजिक, लॉजिक बिहाइंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है वो समझिए। लॉजिक बिहाइंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि किसान का जो पैदावार मार्केट में नहीं बिक रही है, उसका कारण क्या है, डिमांड ही नहीं है बिल्कुल। अब डिमांड नहीं होगी तो उसको जो मार्केट में मिलने वाला दाम है वो भी गिर जाएगा बिल्कुल। तो सरकार चाहती है कि किसान का नुकसान ना हो, तो वो एक मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड फिक्स कर देती है, एक लेवल फिक्स कर देती है कि इस दाम पे तो हम ही आपसे खरीदेंगे, चाहे भले ही मंडी का और बाजार का दाम जो इससे नीचे हो, इस दाम पे हम आपसे आपकी सारी पैदावार खरीद लेंगे, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अब विपक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि अंततः ऐसा भी तो हो सकता है इस बिल के पास होने के बाद ये जो मिनिमम सपोर्ट बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर वर्ड से आता है, प्रोक्योर का मतलब टू अक्वायर, टू अटेन, हासिल करना, प्राप्त करना। तो ये जो सरकार का एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट जिसमें वो क्या करती है, किसानों से उनकी पैदावार हासिल कर लेती है, क्या पता इस बिल के बाद ये खत्म हो जाए, वो किसानों के लिए तो गलत है ना अगर ऐसा हो गया तो। अगला विरोध जो विपक्ष कहता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाइक ई नैम, ई नैम, अब जैसे इसको आप ई कॉमर्स समझ लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय। ई नैम जो है वो प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ऐप होगी या वेबसाइट होगी जहां से ये काम करा जाता होगा। यूजेस फिजिकल मंडी स्ट्रक्चर, वो बोल रहा है ई नैम जो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है, ये तो मंडी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। व्हाट विल हैपन टू ई नैम, ई नैम का क्या होगा, इफ मंडीज आर डिस्ट्रॉयड, अगर मंडीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की कमी के चलते। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने एक ही पॉइंट में ना, हमको क्या मिल गया। अगर मैं ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, देखो ये जो प्रावधान हो गए ये तो प्रोज हो गए, एडवांटेजेस हो गए बिल के, और ये ऑपोजिशन हो गया, ये क्या हो गया, ये डिसएडवांटेजेस हो गए बिल के। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, ये एक तरफी बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, दोनों। स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, और ये ढूंढना भी एक कला है अखबार के अंदर, हर बच्चा नहीं कर पाता, जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ता है वही कर पाता है। एनीवेज, तो दूसरा बिल जो पास हुआ वो है बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये उसका पूरा नाम है, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, ये अपने आप भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि करंट अवेयरनेस में तो आप नोट्स बनाएंगे। एनीवेज, यहाँ पर दो वर्ड मिल रहे हैं वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। एक तो एम्पावर मिल रहा है, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन लिखा हुआ है ना। एम्पावर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विमेन एम्पावरमेंट आप सुनते हो, तो एम्पावर का मतलब टू गिव पावर टू, सशक्तिकरण। और एक अश्योरेंस वर्ड हमको मिल रहा है, अश्योरेंस वर्ड, अश्योरेंस इज अ नाउन, अश्योरेंस किसी चीज को करने का आश्वासन, ये बोलना कि ये तो होना निश्चित है। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिख भी दिया, सर्टेनिटी, श्योरनेस, किसी चीज का पक्का होना अश्योरेंस वर्ड से बता सकते हैं। तो सेकंड बिल है हमारा बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके बारे में देखते हैं इसके क्या प्रावधान है और क्या इसके ऑपोजिशन है। तो प्रोविजन ये है, पहला, फार्मर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा एक फ्रेज है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं विद एग्री बिजनेस फर्म्स, किसके साथ, एग्री बिजनेस फर्म्स के साथ। एग्री बिजनेस फर्म्स वो होती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो है बिजनेस करे। प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल को बाजार में बिकने लायक बनाए, वो प्रोसेसर्स होते हैं। होलसेलर, आड़ती। एक्सपोर्टर्स, निर्यातकर्ता। और रिटेलर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं, पहला प्रावधान इस बिल का क्या है कि फार्मर्स डायरेक्टली इनके साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनके साथ बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं फॉर सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस। और किसकी डील कर सकते हैं, फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस। फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस मतलब अगले साल की फसल की डील इस साल कर ली,
6 महीने बाद जो फसल होनी है उसकी डील अभी कर ली एट अ प्री एग्रीड प्राइस, एक ऐसे दाम पे जो प्री एग्रीड, अभी बात कर ली कि 6 महीने बाद इतनी फसल मैं आपको दूंगा और ये दाम लूंगा मैं आपसे, तो ये बिल जो है इसका प्रावधान है बिल के अंदर। दूसरा प्रावधान क्या है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, देखो मार्जिनल फार्मर समझा देता हूँ, डेफिनेशन भी लिखी हुई है वैसे मैंने। अ फार्मर विद बेयर सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम। बेयर सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसपे सिर्फ गुजर बसर हो। तो किसान जिसकी इनकम सिर्फ गुजर बसर लायक है, फ्रॉम हिज या हर ओन लैंड, अपनी भूमि से, अपनी जो है लैंड से, समटाइम्स वर्किंग एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। और ये किसान इतना गरीब होता है कि ये कभी कभी तो किसका काम कर रहा होता है, ये लेबरर का काम कर रहा होता है। एग्रीकल्चरल लेबर वो होता है ना, दूसरे के खेत में काम करे एज अ लेबर। तो मार्जिनल फार्मर वो होता है जिसकी खुद की जमीन इतनी कम है कि उससे सिर्फ गुजर बसर लायक निकलता है और उसको नौकरी करनी पड़ती है एज अ लेबरर किसी और के खेत में। तो अगला प्रावधान ये कहता है कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स विद लैंड लेस देन 5 हेक्टेयर, जिनका लैंड जो है 5 हेक्टेयर से कम है, टू गेन, टू गेन मतलब उनका फायदा होना है वाया किसके माध्यम से, एग्रीगेशन के माध्यम से। एग्रीगेशन का मतलब जोड़ के माध्यम से, जोड़ने के माध्यम से। कैसे, जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं और ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, इनकी धरती को कैसे देखा जाएगा, जोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल एक गांव में 5 मार्जिनल फार्मर है, सबका 5-5 एकड़ लैंड है, तो उन पांचों को एक साथ कर दिया जाएगा, 25 एकड़ लैंड को एक साथ देखा जाएगा। अब वो होगा तो अलग अलग, लेकिन उससे होने वाली प्रोड्यूस, उससे होने वाले उत्पादन को एक साथ देखा जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वो क्या बोल रहा है कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो है, जिनका लैंड 5 एकड़ से कम है, टू गेन, उनका फायदा होना है किसके माध्यम से, एग्रीगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। एग्रीगेशन का मतलब वो सारे मिल के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अकेला फार्मर नहीं करेगा जिसका 5 एकड़ है, ये सारे मिल के करेंगे। और क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, एग्री बिजनेस फर्म के साथ, प्रोसेसर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ। साथ ही साथ हमारा जो आर्टिकल है हमें ये भी जानकारी दे रहा है कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स अकाउंट फॉर 86% ऑफ द टोटल फार्मर्स इन इंडिया, यानी कि जो भारत में फार्मर्स है उसमें से 86% जो है वो कैसे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, जिनकी जो भूमि है वो 5 एकड़ से कम है। अगला प्रावधान है टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ट्रांसफर करना रिस्क को, खतरे को, किसके, मार्केट के खतरे को। मार्केट का खतरा क्या, कभी मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, कभी मार्केट क्रैश कर रहा है, कभी दाम बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, वॉलेटिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या, वॉलेटिलिटी। इस रिस्क को ट्रांसफर करना किसको, फार्मर से किस तक, स्पॉन्सर तक। स्पॉन्सर कौन है, जिससे हमारा एग्रीमेंट हो रहा है फार्मर का, वो एक एग्री बिजनेस वाला भी हो सकता है, प्रोसेसर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, देखो आप इसको ऐसा समझो कि अगर मार्जिनल फार्मर्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा एक बड़ी फर्म से कि हमारे 6 महीने बाद जो हमारा 25 एकड़ के जो लैंड है, हम 5 लोगों का, इससे जो भी प्रोड्यूस मिलेगा अब उसको हम एक्स दाम पे आपको बेचेंगे। अब मान लो किसी कारणवश क्या हो गया कि 6 महीने बाद उस चीज का दाम मार्केट में कम है एक्स से, लेकिन इन फार्मर्स को कितना मिलेगा, एक्स रेट ही मिलेगा, यानी इनका जो रिस्क था कम दाम मिलने का वो तो खत्म हो गया ना। तो ये प्रावधान इस बिल में इसका है। अगला प्रावधान टू इनेबल, टू इनेबल का मतलब सक्षम बनाना, योग्य बनाना फार्मर्स को, टू एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंचना कहाँ तक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक, एंड गेट बेटर इनपुट्स। और इनपुट्स यहाँ पर है सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन, जिससे कि फार्मर्स को बेटर इंफॉर्मेशन मिल सके। टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करना, इसकी, मार्केटिंग की, ऑफ मार्केटिंग, एंड बूस्ट, बूस्ट का मतलब बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, क्या, फार्मर्स इनकम, किसानों की आय। फार्मर्स कैन इंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, फार्मर्स कैन इंगेज का मतलब कैन इन्वॉल्व, फार्मर इन्वॉल्व हो सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में, क्या करके, बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट जब किसी को करा जाता है उसको क्या करा जाता है, उसको हस्ते से हटा दिया जाता है, इसको एलिमिनेट करके, इंटरमीडिएट्स, बिचौलियों को, फॉर फुल प्राइस रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब गेटिंग फुल प्राइस। तो सोचो ना, अभी क्या होता है कि फार्मर जब होलसेलर तक पहुंचता है, मंडी तक पहुंचता है, तो बीच में कमीशन एजेंट भी होता है और भी बिचौलिए होते हैं। तो अब क्या होगा, किसान इन बिचौलियों को हटा के डायरेक्टली किससे डील करेगा, डायरेक्टली एग्री बिजनेस कंपनी से, डायरेक्टली होलसेलर से। और जो बीच में अभी तक उसको कमीशन देना पड़ता था बिचौलियों को, वो उसको नहीं देना पड़ेगा और उसको अपनी पैदावार का पूरा दाम मिलेगा। नेक्स्ट प्रावधान है इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इफेक्टिव का मतलब कुशल, डिस्प्यूट विवाद को बोलते हैं, रेजोल्यूशन मतलब उसके निपटारे को, उसको सुलझाने को। मैकेनिज्म वो तंत्र हो गया। तो ये बिल जो है प्रोवाइड करा रहा है किसान को एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म।
एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जहाँ से उसके विवादों का निपटारा होगा, विवाद सुलझाए जाएंगे विद रिड्रेसल टाइमलाइन से। रिड्रेसल का मतलब कंपनसेशन समझ लो, और टाइमलाइन का मतलब समय सीमा। और ये जो मैकेनिज्म है इसमें रिड्रेसल की टाइमलाइंस भी होंगी। रिड्रेसल का टाइमलाइन का मतलब फॉर एग्जांपल किसान के पक्ष में कोई फैसला दिया कोर्ट ने और उसको बोला कि इतने टाइम में आपको कंपनसेशन मिल जाएगी, तो वो टाइम फिक्स करा जाएगा कि इतने समय में ये कंपनी या जिसके साथ आपकी डीलिंग हुई थी वो आपको क्या देगा, कंपनसेशन देगा, भरपाई करेगा। ये मैंने मीनिंग लिख रखा है। एनेबल का मतलब टू मेक एबल, अभी डिस्कस कर ही लिया था। एक्सेस का मतलब पहुंच, एलिमिनेट का मतलब भी मैंने बता दिया है, तो ये मीनिंग्स क्लियर है हमारे। आप स्क्रीन रोक के लिख भी सकते हैं। अब विरोध क्या हो रहा है इस बिल का, विपक्ष क्या आता है? पहला, फार्मर्स इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट्स, किसान जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट का हिस्सा होंगे, विल बी वीकर प्लेयर्स, वो कमजोर होंगे। क्यों? इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी, किसमें? अब जो उनकी एबिलिटी किस चीज की होगी, कमजोर होंगे वो टू नेगोशिएट व्हाट दे नीड। नेगोशिएट का मतलब बार्गेन करने में। विपक्ष को ये डर है कि जब बड़ी एग्री बिजनेस कंपनियों के साथ हमारे फार्मर्स डील करेंगे तो वो कमजोर स्थिति में होंगे, नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, बार्गेन नहीं कर पाएंगे। किसके मन की चलेगी? बड़ी कंपनी के मन की चलेगी। ये विपक्ष क्या है? द स्पॉन्सर्स मे नॉट लाइक टू डील विद अ मल्टीट्यूड, स्पॉन्सर्स शायद पसंद नहीं करेंगे, मे नॉट लाइक मतलब शायद पसंद नहीं करेंगे, टू डील विद अ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब लार्ज नंबर्स, जो भारी संख्या में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे। अभी मैंने बताया था ना कि मार्जिनल फार्मर जो होंगे एग्रीगेट होके डील करेंगे किसके साथ, कंपनी के साथ। तो शायद ये जो स्पॉन्सर है, बड़ी एग्री बिजनेस फर्म है, होलसेलर, जो उनको ये बात शायद पसंद ना आए कि छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर एक साथ मेरे से डील कर रहे हैं। बीइंग बिग प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि ये बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स एंड प्रोसेसर्स, द स्पॉन्सर्स विल हैव एन एज इन डिस्प्यूट्स। तो बड़ी प्राइवेट कंपनीज होने की वजह से एक्सपोर्टर्स, होलसेलर, प्रोसेसर और स्पॉन्सर जो होंगे, इनका एक एज होगा, इनका एक एडवांटेज होगा। अगर क्या होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई विवाद होता है, तो ये एडवांटेजियस पोजीशन में होंगी। ठीक है, ये था हमारा विरोध। तो देखो यहाँ पर सेकंड बिल की आपको एडवांटेजेस भी पता चल गई और सेकंड बिल की डिसएडवांटेजेस भी पता चल गई। अब आते हैं हम थर्ड बिल पे, जो है बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज, पूरा नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये क्या कहता है, इसके प्रावधान क्या है? टू रिमूव कमोडिटीज, रिमूव टू मतलब हटाना, किसको? वस्तुओं को, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। इन सारी वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से हटाना। क्यों? इट विल डू अवे विथ, फ्रेज मिला डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब टू एंड, किसी चीज को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। इट विल एंड द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब थोपना, ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स। अगर वो क्या होगा, इनको हम एसेंशियल कमोडिटी लिमिट लिस्ट से हटा देंगे, तो जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट है, स्टॉक होल्डिंग मतलब इन चीजों का आप कितना स्टॉक रख सकते हो, अभी सरकार निर्धारित करती है कि मैक्सिमम आप इन चीजों का इतना ही स्टॉक कर सकते हो। तो अब प्रावधान क्या आ गया कि भैया इनको हम एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट से सरकार हटा देगी, और कोई भी व्यापारी जो है इनको कितना स्टॉक कर सकता है उसके ऊपर से लिमिट हट जाएगी। तो क्या बोला उसने, इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन सच आइटम्स एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, सिवाय एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस के, जैसे कि वॉर। तो अभी तक जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट है वो हट जाएगी, और सिवाय एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कम, कोई जंग हो गई, ऐसी कोई सिचुएशन में जो सरकार जो है स्टॉक होल्डिंग लिमिट थोप सकती है, वरना सरकार अब व्यापारियों पे कोई स्टॉक होल्डिंग लिमिट नहीं थोप पाएगी कि इन चीजों को आप कितना अपने पास स्टोर कर सकते हो। अगला प्रोविजन है, दिस प्रोविजन विल अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर एफडीआई। ये जो प्रावधान है आकर्षित करेगा, विल अट्रैक्ट क्या? प्राइवेट सेक्टर एफडीआई। एफडीआई का अभी निवेश समझ लो, प्राइवेट सेक्टर का निवेश। और एफडीआई हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से आने वाला निवेश, उसको आकर्षित करेगी। कहाँ पर? इनटू द फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर में। एज इट विल रिमूव फियर्स, क्योंकि एज यहाँ पर फिर से बिकॉज, इट विल रिमूव फियर्स, ये डर हटा देगा, ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक डर है, डर जो रहता है वो हट जाएगा। किस चीज का डर होता है? ऑफ एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा, रेगुलेटरी यानी नियमों संबंधी, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है हस्तक्षेप, दखल अंदाजी। तो जो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टर को रहता है ना कि बहुत ज्यादा दखल अंदाजी होती है सरकारी नियमों की, वो डर उनका हट जाएगा इस प्रावधान के बाद। बिजनेस ऑपरेशन में उनको जो ये डर रहता है। टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश लाना, फॉर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तंत्र है, पूरा सिस्टम है, लाइक कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजिंग फूड सप्लाई चेन। तो ये बिल के अंदर प्रावधान है कि निवेश आकर्षित किया जाएगा, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जैसे
किसान ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, अब डायरेक्टली वो मंडी में नहीं पहुँचती, उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस भी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक भी चाहिए। तो ये सारी इसमें निवेश कराने के लिए भी प्रावधान है किसके अंदर, इस बिल के अंदर। नेक्स्ट है टू हेल्प, मदद करना किसकी, बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स की, किसानों की भी, कंज्यूमर्स हो गए उपभोक्ताओं की भी, बाय ब्रिंगिंग इन प्राइस स्टेबिलिटी, इस माध्यम से प्राइस को स्टेबल करने के माध्यम से। अभी क्या प्राइस वॉलेटिलिटी, अब देखो ना रोज होता है कि प्याज इतना हो गया, एक दिन प्याज 100 होता है, एक दिन 150 होता है, फिर 40 रुपए होता है। दिस इज नोन एज प्राइस वॉलेटिलिटी। तो बिल के प्रावधानों की मदद से प्राइस स्टेबिलिटी आएगी और किसान को भी मदद मिलेगी और कंज्यूमर को भी मदद मिलेगी। अगला प्रावधान है टू क्रिएट, निर्माण करना एक कॉम्पिटिटिव मार्केट का, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, एंड कट वेस्टेज, और वेस्टेज कम करना किसकी, ऑफ फार्म प्रोड्यूस। अगर आप आंकड़े देखेंगे ना तो जितनी पैदावार होती है उसका एक बड़ी परसेंटेज जो है वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसको स्टोरेज नहीं मिलती, कोल्ड चेन तक वो नहीं पहुंच पाती। तो सरकार का इस बिल के माध्यम से ये भी कोशिश है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बने, एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जहाँ पर जो वेस्टेज हो रही है वो खत्म हो जाए। अब इस बिल का विरोध क्या है, वो कहते हैं प्राइस लिमिट्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस। जो प्राइस लिमिट है एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसिस की आर सो हाई, वो इतनी ज़्यादा है दैट दे आर लाइकली नेवर टू बी ट्रिगर्ड। वो इतनी ज़्यादा है कि कभी ट्रिगर ही नहीं होगी, ट्रिगर का मतलब कभी स्टार्ट ही नहीं होगी, कभी अमल में ही नहीं आएगी, कभी लागू ही नहीं होगी। अभी हमने ये बोला था ना, इसको इस पॉइंट से रिलेट करो कि ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स है। अभी ये बोला था कि ये जितनी सारी चीज़ें थी, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, अनियल्स, पोटैटोज, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से बाहर हो जाएंगी और स्टॉक होल्डर इसको किसी भी मात्रा संख्या में रख सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अलावा। अब वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की तो कभी क्या होगी, नौबत ही नहीं आएगी, उनका दाम इतना ज़्यादा जो हो रखा होगा कि कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी नौबत ही नहीं आएगी, ये विपक्ष कह रहा है। वो बोल रहे हैं कि यानी आपने ये नियम बेकार में बनाया है, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट है बिग कंपनीज विल हैव द फ्रीडम, बड़ी कंपनियों के पास आज़ादी होगी टू स्टॉक कमोडिटीज, कमोडिटीज को स्टॉक करने की, अपने पास स्टोर करने की। अब उन्होंने हटा दिया ना कि कितना भी स्टोर करो। इट मीन्स दे विल डिक्टेट टर्म्स, इसका मतलब ये है कि डिक्टेट, वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे, अपनी चलाएंगे। किस पर, फार्मर्स पर, टू फार्मर्स विच में लीड, जो शायद कारण बनेगा लेस प्राइसेस का, किसके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए। हुई इज कल्टीवेटर, द फार्मर इज द कल्टीवेटर। तो जब बड़ी कंपनी अपनी चलाएंगे इसका मतलब कल्टीवेटर को उतना दाम नहीं मिलेगा। रीसेंट डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट बैन, और जो हाल ही में डिसीजन लिया गया एक्सपोर्ट बैन का अनियन पर, प्याज पर, क्रिएट्स डाउट, वो संदेह पैदा करता है ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इस नियम के इम्प्लीमेंटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू करने पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था ना ये फैक्चुअल डेटा था। तीनों बिल के क्या फायदे नजर आ रहे हैं हमारे राइटर को और क्या नुकसान नजर आ रहे हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिया, ओपिनियन नहीं थी इसमें। अब इट्स योर ड्यूटी कि इससे रिलेटेड आप एक दो आर्टिकल और पढ़ो, एक इसके फेवर में पढ़ो और एक इसके ऑपोजिशन में पढ़ो, तब आपका कुछ बैंड बनेगा। और तब आप जब किसी डिबेट या जीडी में बैठोगे तो तब आपको क्या होगा, इस बिल, इसका आर्टिकल का फायदा होगा। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को रिपीट करके देखना है, वर्ड्स जो बहुत सारे आपको मिले स्क्रीन रोकिए, अपने पास अपनी बुक आपकी नोटबुक में ऐड कर लीजिए।